नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंची हैं। रायबरेली के नसीराबाद सीएचसी में स्मृति ईरानी पहुंची हैं। यहां पर कोविड की 18+ बूस्टर डोज टीकाकरण का उद्घाटन किया गया है। बता दें आपको कि आरोग्य मेले के तहत ये उद्घाटन किया गया है और इसी के साथ साथ आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आप देख सकते हैं यहाँ पर झलक उनकी। यहाँ पर वो पहुंची है रायबरेली में, जहां पर 18+ बूस्टर डोज का उद्घाटन किया गया है। साथ ही आरोग्य मेले का भी अवलोकन इस दौरान किया गया और तमाम अधिकारी इस वक्त स्मृति ईरानी के साथ मौजूद हैं। फतेहपुर में 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में घायल हुई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो ये मौत की खबर सुनते ही परिवारजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हदगाम थाना क्षेत्र के पलिया बुजुर्ग गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर में पेड़ में उतरे करंट की वजह से एक युवक झुलस गया है। बताया जा रहा है कि इस युवक की हालत काफी गंभीर है। युवक को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। इसकी वजह से परिवारजनों में मातम छा गया। पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के शेवका गांव का बताया जा रहा है। फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया सास बहू बेटा सम्मेलन और इस सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियां शामिल हुई। सास बहू और बेटा सम्मेलन में परिवार नियोजन के साथ साथ परिवार को किस तरीके से चलाएं, इस संबंधी जानकारियां भी दी गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम तारा देवी ने टीकाकरण के संबंध में भी जानकारियां दी। साथ ही साथ एएनएम द्वारा सम्मेलन में आई महिलाओं से उनके स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की गई है। और रुक करते अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि इस स्वर्ण भर्ता की बदली हुई प्रक्रिया अग्निवीर के तहत रविवार को पहली बार परीक्षा का आयोजन हुआ है और कानपुर जनपद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी और कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र आए हैं। इस पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया था। हालांकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद देश में जमकर बवाल हुआ और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने भी इसका जमकर विरोध किया था। इसी बीच अब कानपुर के काकेदेव में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर जब परीक्षार्थियों से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि वो रास्ता गलत था। उनका कहना है कि अगर सेना में चयन हो गया तो देश की खातिर बलिदान भी देने को वो तैयार रहेंगे। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में हर सेंटर पे फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ इसमें क्यूआरटी भी लगाई गई है और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम के अंतर्गत आसपास की जो व्हीकल्स हैं उसको भी हम लोग हटवा दिया गया है, जिसकी वजह से और ट्रैफिक के लिए भी अलग से फोर्स लगाई गई है। तो जितने भी सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम है सारी चीज़ इस समय अप्लाई किए गए हैं उसको। इसमें कानपुर के अलावा कई अन्य राज्यों से भी छात्र पेपर देने आए हुए, उनको किसी तरह कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई असुविधा की अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त। कुमार आकाश, किस चीज़ का पेपर यहाँ पर देने आए हो? यहाँ पे हम अग्निवीर एयरफोर्स का पेपर देने आए हैं। अच्छा, ये बताओ, शुरुआत में जब योजना आई थी तो तमाम लोगों ने विरोध किया था, सरकारी संपत्तियाँ फूट दी थी, क्या वो सही था? सही मानते हो उसको? थोड़ा सही था, पर बाद में वो सरकार ने योजना बनाई, उसको सही किया तो फिर सभी लोग मान गए। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो देश के लिए किस तरीके से सेवा करोगे? देश की सेलेक्ट हो जाएंगे तो जी जान से देश की सेवा करेंगे और इसके लिए लोगों को उत्साहित भी करेंगे। जितना समय दिया जा रहा पर्याप्त है, मानते हो उसको? हाँ, मानते हैं। और रुक करते कानपुर देहात की ओर, जहां पर अकबरपुर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने होटल संचालक पर अगवा कर धमकाने का आरोप लगा दिया है। बुजुर्ग महिला ने होटल संचालक पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पहले भी उसे उसके बेटे की हत्या कराने की रिपोर्ट होटल संचालक के खिलाफ दर्ज कराई थी और उसी मामले को लेकर जिला जज कोर्ट माती में 25 जुलाई को गवाही होनी थी और पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुजुर्ग महिला ने लिखित में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और बताया है कि निजी होटल संचालक ने कोर्ट में गवाही न देने का दबाव बनाया और होटल संचालक से जान का खतरा भी बताया है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप सिद्ध होने पर उचित कार्रवाई करने का बुजुर्ग महिला को भरोसा भी दिलाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में जब होटल संचालक से बात की गई तो बताया गया कि इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं और ये आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगते रहते हैं। फर्जी शिकायत प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को गुमराह और छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। हमारा सूरत देई से कहीं आमना सामना नहीं है। हम तो कप्तान साहब महोदय से कहेंगे इसकी सघन जांच करा ली जाए। अगर हम कहीं दोषी हैं मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें हम जरा सा भी कुछ वो नहीं। जो आज आरोप लगाए हैं तारीख ना करने की और जान से मारने की, इस पर क्या कहना आपका? हमारी कोई भी उनसे मुलाकात नहीं है, ना मैंने कोई धमकी दी है, ना मेरे पत्नी ने धमकी दी है और ना हमारी इनकी कहीं मुलाकात है। क्या मानते बुजुर्ग महिला के पीछे किसी और का हाथ है? इसमें रीना और इंदू दोनों उसको लिए घूम रही हैं। क्या मानते षड्यंत्र? षड्यंत्र है। वही दोनों लोग लिए घूम रही हैं, दोनों बहनें, और वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके सारा काम किया जा रहा है कि फर्जी मुकदमा लिखवा करके इनको जेल भिजवाया जाए, इन पर दबाव बनाया जाए। जो भाई के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। लड़का को हमारे मार दी ने, बहू रख ली ने। कौन लोगों ने मारपीट की है? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं सुरेश? सुरेश रहने वाले रूरा के, जगदीशपुर के। और किसने मारपीट की है? और बहू। बहू क्या नाम है? सीमा। आपको क्या दिक्कत समस्या है? हमका दिक्कत समस्या है कि मतलब रायबरेली में सराफा व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ भी हो गई और देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। साथ ही साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि अन्य 3 लोग मौके से भागने में फरार रहे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। और आपको बता दें कि बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए। साथ ही साथ इन बदमाशों के पास से पुलिस को नकदी भी मिली है। गुलबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकदिलपुर नहरिया की यह घटना बताई जा रही है। और सपा के लेटर के बाद अब प्रसपा ने भी एक खुला पत्र जारी कर दिया है। प्रसपा की लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली ने यह जारी किया है पत्र और सपा के खिलाफ ये खुला पत्र जारी हुआ है। पत्र में पूछे गए सपा नेताओं से बड़े सवाल और पत्र में लिखा गया है कि शिवपाल यादव को पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह को है। सपा में कितनी जातियों के बड़े बड़े नेता हैं बताएं जरा। सपा अपने दम पर सपा नेता नहीं जीत पाते और अपने बूथ भी मुलायम सिंह के दौर में हुआ करता था और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान मुलायम सिंह यादव के दौरान ही होता रहा है। और अब 10 दिन लखनऊ रहने के बाद भी यहाँ पर नेताओं का सम्मान नहीं किया जाता और ना ही अखिलेश यादव से उनके दर्शन हो पाते हैं। नितिन कोहली का खुला पत्र सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। लोगों ने भी समाजवादी, जब हमने राजनीति स्टार्ट करी, छात्र राजनीति से हम लोग राजनीति में आए और माननीय मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों और लोहिया जी के विचारों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। तभी से हम लोग समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे। आगरा का सन 2004 में मैं यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष रहा, फिर मैं 2007 में मेन बॉडी का प्रमुख महासचिव रहा, फिर उसके बाद प्रदेश सचिव बना, उसके बाद योजन सभा का 2012 में प्रदेश उपाध्यक्ष बना। तब से मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, जब से आदरणीय नेताजी ने पार्टी बनाई थी। 93 से पार्टी बनी और उसके बाद 2000 में ज्वाइन किया। पर तब की पार्टी और आज की पार्टी में बहुत फर्क है। पहले नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता था, पर आज जो है नौजवानों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। अन्यथा जो 4 चाटुकार हैं उन्हीं की पार्टी है, वही चाहेंगे तो जो सब कुछ होगा। एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म होके। और आपको बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के तेजगांव ग्राम सभा के मदन गांव का निवासी राम बहादुर, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है, काफी दिनों से अपने घर से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि इसके लापता होने के बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी
और पहले उसे ढूंढने की कोशिश की गई। परिजनों ने उसकी खोजबीन तेज कर दी और आज गुलाल खेड़ा के पास जंगल में उसका शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस भी पहुंची और सरेनी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पूरे मामले में कार्रवाई जारी। पिताजी हैं, सुबह कल शाम को घर से गुस्सा होकर चले आए, यहाँ के आत्महत्या कर लिया। क्या नाम था? राम बहादुर। कौन से गांव के रहने वाले? हम लोग मदन गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाके भोजपुर वहाँ घर जमीन लेकर वहाँ घर बना के वहीं रह रहे हैं। किस बात को लेकर के गुस्सा हुए थे? ऐसे ही गुस्सा हो गया, अब आपस में क्या बात पर क्या मालूम, हम तो थे नहीं, हम तो उन्नाव में रहते हैं। तो कैसे मालूम चला आपको यहाँ पे? हमको शाम को सूचना मिली को वो गुस्सा होकर चले गए, तो हम सुबह में आए, वहाँ से आके यहाँ देखा तो ये बात। सुबह कोई आपको सूचना दिया था? सूचना कोई नहीं दिया, हम ढूंढते हुए। और पिछले काफी दिनों से चोरी छिपे प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे नकली खाद बनाने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरों के गोदाम में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान प्रशासन ने अफसरों के गोदाम के पास से ब्रांडेड कंपनी के नकली उर्वरक खाद के सैकड़ों खाली बैग और भरे हुए खाद के बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से गोदाम से एक मिलावटखोर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आपको कि प्रशासन के अफसरों ने मुखबिर की सूचना पर गोदाम में छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर कई ब्रांडेड कंपनियों के बैग में नकली उर्वरक कृषि खाद बरामद हुआ है। सैकड़ों बैग में कई कुंतल नकली उर्वरक खाद बरामद होने पर कृषि विभाग और प्रशासन के अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें आपको कि गोदाम से कच्चा रासायनिक खाद पदार्थ भी बरामद किया गया, साथ ही साथ मशीन में कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक मिलावटखोर को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और पुलिस प्रशासन के अफसर मिलावटखोर से बारीकी से पूछताछ करने में जुट गए हैं। 600 बैग हैं, खाली बैग वर्टाको के 100 हैं, 5 केजी के 100 बैग हैं, खाली बैग जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के 75 हैं, खाली बैग खाली बॉटल है 500 ml और 1 लीटर की 2500 बॉटल है, फटेरा की पैकिंग है, गत्ते की 500 पेटियां हैं और म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी के 4 बैग। मौके से किसे पकड़ा है? मौके से इस गोदाम के जो मालिक हैं अनुराग जैन हैं और 2 श्रमिक पकड़े गए। ठीक। अच्छा, कुछ पाउडर भी पकड़ा गया सर? इनमें पैकिंग किस चीज की जा रही है? पैकिंग फेरस सल्फेट की जा रही है, जो कि सामने है। ढेर गोदाम पकड़ी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक के साथ साथ जिप्सम की गोलियां, नमक और इसमें रेता पकड़े गए हैं। और उसके साथ साथ विभिन्न इफ्को, क्रिवको, उत्तम DAP, वर्टाको और इसके साथ साथ सागरिका और मोनोजिंक के खाली कट्टे भी पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वजन तौलने की मशीन, सिलाई की मशीन, जनरेटर भी पकड़ा गया है, जिससे पूरी तरह स्पष्ट है कि यह गोदाम एक तो अवैध गोदाम है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर उर्वरकों। खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस बीच मायके पक्ष की तरफ से ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस को हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर भी सौंप दी गई है। पुलिस ने तहरीर को लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव का मामला बताया गया। और बिहार में आतंकवादी मॉड्यूल मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों को कतर से क्रिप्टो करेंसी के रूप में फंडिंग की जा रही थी और पुलिस ने रविवार को ही ये जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी दानिश को कतर स्थित एक संगठन अल-फहली से क्रिप्टो करेंसी के रूप में धन प्राप्ति हुई थी। पुलिस ने भी बताया कि फुलवारी शरीफ निवासी मारगुब अहमद दानिश, जिसे भारत विरोधी 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद चलाने के आरोप में 15 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच कर रही NIA ने कई खुलासे किए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि जांच में ये पता चला है कि दानिश पाकिस्तान में स्थित कट्टरपंथी संगठन तारीक-ए-लब्बैक से जुड़ा हुआ था और एक पाकिस्तानी नागरिक फैजान के नियमित संपर्क में दानिश था। जांच में यह भी पाया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद पर राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक का अपमान करने वाले संदेश साझा किए जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि दानिश ग्रुप का एडमिन था और कई अन्य विदेशी समूहों के संपर्क में भी था।
अब महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के काफी करीब रहने वाले संजय राउत ने आगे कहा है कि चंद्रकांत पाटिल ने कल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जो कहा, उनके दिल की बात जुबां पर आ गई है। चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा था कि दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राउत ने आगे दोहराते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना करना संभव नहीं है। हमारी आवाज को फडणवीस बंद नहीं कर सकते। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अहम घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने राजधानी के लिए एक बड़ा ऐलान किया और सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। किसी के साथ ही सीएम ने दिल्ली को फूड हब में बदलने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया है। तो वहीं इसी क्रम में हमने ये तय किया है कि अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।